चीज पॉइंट आउट करती है कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक है। दूसरी चीज पॉइंट आउट करती है कि उस व्यवस्था के सुधार या उस व्यवस्था से जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उसको कंपनसेट करने के जो तरीके हैं वो ठीक है। पहली शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्वेशन वह दूसरे दुष्परिणाम लेके आ रहा है। तीसरा चीज कि गहरे में कोई चीज खराब हुई है जिससे ये दोनों चीजें, एक तो गांव की शिक्षा व्यवस्था और शहर की शिक्षा व्यवस्था में अंतर आया। फिर जो कंपटीशन है वह असामान्य लोगों में हुआ। तीसरा चीज के कंपटीशन इसलिए असमान लोगों में हुआ कि तनख्वाहें शायद कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होंगी और दूसरे तबके की कम होंगी, इसलिए तनख्वाहों में, उनकी वेतनमानों में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, इसलिए बड़े कंपटीशंस अलग होते हैं, छोटे कंपटीशन अलग होते हैं। तीसरा चीज़ रिजर्वेशन के बारे में जो कि एक लॉलीपॉप हो सकती है कि आप दे सकते हैं, या उनकी गांव वालों की न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा है इसलिए आप उनको रिजर्वेशन दे के कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप उनको छोटा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था वहाँ ठीक नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपने दूसरे विकास वहाँ नहीं किए। तीसरा, आपने उनको और छोटा करने के लिए उनको बैसाखियाँ दे दी रिजर्वेशन के नाम। और फिर सारे सिस्टम में ऐसे लोगों को ले आए जो उस काबिल नहीं थे रिजर्वेशन दे के। इससे आप समग्र रूप से जो एक विकास की दिशा होनी चाहिए थी उसमें आपने खलल डाली। तो ये 4-5 चीज़ें जो ध्यान रखने चीज़ें। फिर अगर हम देखें गौर से कि जो रिजर्वेशन आ रहा है ये तो कौन करा सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास ताकत हो। जैसे रेलवे में रिजर्वेशन है तो जिसके पास पैसा नहीं है और ताकत नहीं है वो रिजर्वेशन कैसे कराएगा? कंप्यूटर तो चाहिए, लाइन में लगने की सामर्थ्य तो चाहिए। तो अगर उनको रिजर्वेशन दे रहे हो तो क्या लॉलीपॉप तो नहीं थी कि तुम सब साइड रहो, हम तुमको ये छोटा सा रिजर्वेशन दे देते हैं, तुम मस्त रहो और इसी में उलझे रहो। और वो इतना मैनिया हो गया कि आपके जिन्होंने दिया था उनको ही खाने लगा। कि कहते हैं कि आज हम इसलिए सेलेक्ट नहीं हो कि रिजर्वेशन। बड़ा अजीब चीज़ हुई उत्तर प्रदेश में, पीछे कुछ सफाई कर्मचारियों की जगह निकली तो ये माना गया कि सफाई कर्मचारी जो जन्मांतर से सफाई का काम कर रहे हैं, ये पिछड़ी जाति के तथाकथित लोग हैं, वही इसमें एप्लीकेशन देंगे और वही सिलेक्ट होंगे। तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक रिजर्व माना गया है। ऐसी सोच की सरकार भी थी शायद तब। तो जब एप्लीकेशन आई और सिलेक्शन हुआ तो पता लगा कि वो लोग हो गए जो रिजर्वेशन के लायक नहीं थे, या तथाकथित अगली जाति के लोग उसमें झाड़ू पोंछा, बाथरूम साफ करने की नौकरी में गए, क्योंकि सरकारी नौकरी में पैसा ज़्यादा है। तब प्रश्न बड़ा अजीब खड़ा होता है कि रिजर्वेशन आप पिछड़ों के लिए दे रहे हैं या नौकरी में लॉलीपॉप की ज़्यादा तनख्वाह है। तो तनख्वाहों का भेद ज़्यादा है, इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। रेल में रिजर्वेशन अगर आप देखें, दूसरे रिजर्वेशन तो जिस दिन खिड़की खुलती है कंप्यूटर में महत्वपूर्ण स्थानों पर एक दिन में वो भर जाती है, 3 महीने पहले। तत्काल की कुर्सी 2 दिन पहले खुलती है या 1 दिन पहले और वो 1 घंटे में भर जाती है। तुम देखोगे कि दुनिया भर के इंटरनेट साइट में IRCTC की साइट तत्काल का जो टाइम है प्रीमियम 10 से 12 वो सबसे ज़्यादा वेस्टिंग टाइम है। मतलब इतना ज़्यादा फैसिलिटी होने के बाद भी वो साइट नहीं खुलती। 10 बजे अगर पहले नहीं खोल के रखती तो नहीं खुलेगी। मतलब सामान्य चीज़ें बहुत कम हैं। अगर सामान्य सीटें बहुत होती तो इतनी रिजर्वेशन की मारामारी नहीं होती। आप जाओ, टिकट लो, सोने का लिया तो सो के जाओ, नहीं तो बैठने का, नहीं तो खड़े होने का टिकट है। अलग अलग टिकट हैं, जैसे तुमको लेना है वैसे लो। 10-20% एक्स्ट्रा है जो खाली चलेगा, क्योंकि किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी अगर 50% से ज़्यादा भरा है तो आ जाती है। और यहाँ तो 100% के बाद भी कई बार घाटे में चल रही है। बड़े अजीब चीज़ है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस ट्रैक पे 60 टन के 70 डब्बे चल सकते हैं माल ढो के, मतलब एक पूरी की पूरी कोयले की रेलगाड़ी, अगर आदमियों का वजन देखें तो 70 आदमियों का 4200 किलो होता है, 5 टन होता है। जिसमें 60 टन जा सकता था
माल उसमें सिर्फ 5-6 टन जाता है। मटेरियल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वेट से कर रहे हैं। और ऐसे सिर्फ 20 डब्बे 21 डब्बे लगाए, क्योंकि जो पटरी में, क्या रेलगाड़ी 60 डब्बे की नहीं चल सकती? पटरी से ही तो नीचे उतरेगी, प्लेटफॉर्म से। एक बार यहाँ से मद्रास जाना है तो आप जा सकते हैं। तो हमारी वो अप्रोच नहीं है, उस सोच में हम सोच नहीं रहे। क्या चीज़ें इतनी नहीं दी जा सकती कि रिजर्वेशन बिकम नॉनसेंसिकल? जाओ, टिकट लो, चढ़ जाओ। बैठ के जाना है तो एक्स टिकट है, खड़े होके जाना है, आपको पैसे बचाने हैं तो x माइनस 20% है, और अगर आपको लेट के जाना है तो x प्लस 50% है। एसी में जाना है तो x प्लस 200% है, 300% है। कम बेस आप चला सकते। सिर्फ सरकारी नौकरियों में जो 2% है आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, और सारी राजनीति उसके इर्द गिर्द। दूसरा एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि एक एग्जाम में 50,000 बच्चे बैठे, ये रियल एग्जाम्पल्स हैं। 500 सीटें थी उसमें क्लर्क की, 250 रिजर्व थी, 250 अनरिजर्व थी। जो स्टूडेंट बैठे थे 40,000 जनरल कैटेगरी के थे, 10,000 रिजर्व कैटेगरी के थे। तो 40,000 में से 250 बच्चे सिलेक्ट होंगे और 10,000 में से 250 सिलेक्ट होंगे। तो जो 10,000 में से 250 सिलेक्ट होने थे, तो रेशियो कितना हुआ? 100 में से 2.5%। 2.5% रेशियो क्या रेशियो कहा जा सकता है? मतलब रिजर्व कैटेगरी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तब जो 250 के अलावा बच्चे थे, हमने उनसे पूछा कि भैया यार तुम तो रिजर्व कैटेगरी के थे यार, तुम क्यों नहीं हुए? बोले कैसी बात कर रहे हो भैया, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, रिजर्व से कुछ नहीं होता। कैसी बात कर रहे हैं? बोले 80% मेरे थे यार, कम थे क्या? मैंने कहा सिलेक्शन कितने को? बोले 83 पे खत्म हो गया। ये रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब नॉन रिजर्व कैटेगरी से जब हमने बात की तो 40,000 में से 250 तो थोड़ा कम हो गया, पॉइंट्स में आ गया सिलेक्शन रेशियो। तो जो 250 के बाद के बच्चों से पूछा कि आपका सिलेक्शन, अरे रिजर्वेशन था ना इसलिए मार्क आ गए। जैसे कि 39,750 में एक भी बच्चा होता तो यही होते, और वो 10,000 में से जो 9,750 बच्चे हैं, हम कह रहे हैं रिश्वत का काम हो गया। और रिजर्वेशन में कितना हुआ? 83% पर खत्म हो गया, और नॉन रिजर्व में 87 पर हो गया। कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं। फिर आप ऐसी चीज़ें, इतना बेरोजगारी का लेवल और तनख्वाह में इतना मारा मारी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में, कि 50,000 में सिर्फ 500 बच्चे, ये थोड़ा अच्छा स्टेटस है। इंजीनियरिंग का सिलेक्शन जो होता है गेट के थ्रू आजकल, उसमें 8 लाख बच्चे बैठते हैं, पिछले शायद 8 लाख बैठे हों। जो नौकरी में भी हैं कई प्राइवेट में, वो भी बैठते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और दूसरे साइंसेस के। और सीटें होती हैं महज 8,000। जो 8,000 में होता है वो एमटेक वगैरह करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ये तो इस तरह हो गया। तो रिजर्वेशन होना ना होना, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है रोजगार में आज की डेट में। तब एक फिर से पूरी तरह से सोचना है कि भैया रिजर्वेशन फायदा क्या है, आगे चल के क्या होगा। रिजर्वेशन के बाद भी तो 83% लाने हैं, पढ़ना तो पूरा है, थोड़ा सा ही मानता। और दूसरा चीज़ ये कि रिजर्वेशन का जो टैग होता है ना, एक सॉलेस होता, तो आदमी फाइटिंग स्किल कम हो जाती है। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूँ जो, अरे क्या करना है अंकल, रिजर्वेशन है ना अपने को। मैंने कहा तुम साले एक ही हो गए, 9,750 में बचे हैं, तुम ही सिलेक्ट हो गए क्या, और नहीं है भाई? कहते हैं तो अंकल, मैंने पढ़ो फिर ढंग से। तो कुछ छूट होना फाइटिंग स्किल को कम करता है। तब हमने देखा कि एक परिवार में हमारे कहने से एक भाई ने कहा कि तुम रिजर्वेशन का फॉर्म भरो, और एक भाई से कहा तुम नॉन रिजर्व का भरो। बड़े ताज्जुब की बात है कि नॉन रिजर्व वाला बच्चा निकल गया और रिजर्वेशन वाला बच्चा उसी घर का जिसने हिम्मत दिखाई थी रह गया। जबकि पहले जो रिजर्वेशन अप्लाई किया था वो होशियार था। तो बैसाखियों पे चलने वाले बच्चे लंबे समय में अपंग हो जाते हैं, बिना बैसाखी के चल नहीं सकते।
तो समाज में अगर रिजर्वेशन बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो कई परिवार के परिवार अपंग होने के संभावनाओं से घिरे रहते हैं या इनकार नहीं किए जा सकते। और रिजर्वेशन सिर्फ 10,000 जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें सिर्फ 250 लोगों को, तो 9,750 लोग और ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि 100% तो आप दे नहीं रहे हो, है भी नहीं। तो ये लॉलीपॉप के मुंह से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम हमारा हक नहीं पा सकते, हम लड़ने लायक नहीं हो सकते हैं, पीछे रह जाएंगे। और जहाँ तक काबिलियत का सवाल है तो मेरे दोस्तों में जितने लोग हैं, कुछ भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा में है, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी है और जिसमें अपर कास्ट। आज मैं कह सकता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट से आए हैं वो किसी भी दशा में कमतर नहीं है। एक आध दो एग्जाम्पल है, हो सकता है कि वो माइनॉरिटी में हो, और उनको जब मैं कहता हूँ दोस्त को कि यार तुम हमसे अच्छे नंबर लाते थे कॉलेज में, तुम्हारी रेपुटेशन भी अच्छी है, तो तुम अपने बच्चों को क्यों कर रिजर्वेशन का फ़ायदा दिला रहे हो, या दूसरे मायनों में तुम क्यों कम अपने बच्चों को कमज़ोर कर रहे हो इस मानसिकता के साथ। तो मैं उन्हीं दोस्त का एग्जाम्पल दे रहा था कि एक बच्चा नॉन रिजर्व में आया और एक रिजर्व में। बड़े अजीब समस्याएं हैं, लेकिन प्रश्न जो था तुम्हारा कि शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली और गाँव में अंतर है, फैसिलिटीज़ में अंतर है, तनख्वाहों में अंतर है, कंपटीशन के तरीकों में अंतर है, और लॉलीपॉप बैसाखी पंगु बना रही है। तो समाधान क्या है? तो बहुत सारे लोग जितने पॉलिटिकल क्लास हैं, जिसमें आज के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जब उनसे पूछा जाता रिजर्वेशन के बारे में क्या विचार है तो कहते सारा कुछ आज ही पूछ लोगे क्या, बाद में, वो टालते हैं। जितने पॉलिटिकल क्लास हैं इस क्वेश्चन पे अवेट कर जाते हैं, और फिर जब संसद बैठती है तो 10 साल आगे बढ़ा दो, तो 10 साल के लिए बैसाखियाँ और मिल गई, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विडो वारफेयर के जो विडोज़ हैं, विकलांग हैं, वो 10 साल के लिए जो पा गए हैं वो खुश हो जाते हैं, जो नहीं पा गए उनको पर फिर समस्या 10 साल के लिए पोस्टपोन हो। जबकि समाधान के बारे में सोचना जरूरी है कि रिजर्वेशन दिया क्यों गया। पहली चीज़, ये गांठ लगी क्यों? अगर कमज़ोर थे तो क्या दयावश दिया गया हमको रिजर्वेशन? तो ऐसा तो लगता नहीं है कि राजनीति में 1935 से रिजर्वेशन चल रहा है, जो अंग्रेज़ों का शासन था इस देश में, कि अंग्रेज़ों ने रिजर्वेशन दयावश दिया होगा। फूट डालो वाली राजनीति हो सकती है। दूसरा कि रिजर्वेशन कमियों को पूर्ण करने के लिए, ओवरकम करने के लिए दिया गया, या कमियों का शो ऑफ करने के लिए दिया गया। तीसरा, जो कमी है वो पॉइंट आउट करके क्या रिजर्वेशन ही उसका तरीका है निकलने का, इस बारे में कोई चर्चा नहीं। तो वो चर्चाओं में जो 4-5 पॉइंट हैं कि गांठ लगी कैसे। क्या भारतीय समाज में जो कर्म के आधार पर विभाजन और उनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा अंतर था, क्या ये हमेशा से रहा है? क्या दूसरे समाजों में कर्म के हिसाब से तनख्वाहों में अंतर नहीं है, इसलिए वहाँ विभाजन उतना नज़र नहीं आता? क्या कर्म के हिसाब से दिमाग के विकास में बाधा आती है? ये कुछ प्रश्न हैं जिस पे चीज़ें। क्या ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग या बनिया वर्ग इतना संकुचित दिमाग का है कि वह यह नहीं जानता कि तरक्की सामूहिक ही हो सकती है, इसलिए किसी को पिछड़ा रखना, दादागिरी दिखाना विकास में ही बाधा है? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। तो पहली चीज़ कि जो 2% रिजर्वेशन है देश में, वो 98% लोगों को फ्री कर दिया कि महंगी एजुकेशन कर लो, इतनी चीज़ें कंपटीशन कर लो महंगे, कि अगर वो आए भी तो एक दया के पात्र जैसे नजर आए। दूसरा, जो वाकई में सुधार करना है उससे आप इवेट हो जाएं। तीसरा, मेरी राजनीति चलती रहे
इसके लिए जरूरी है कि पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रहे, शेड्यूल ही रहे, वो बाहर ना निकले अपने गरीबी से। अगर निकल जाएगा तो मुझे वोट कौन देगा। चौथी चीज, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इसकी चर्चा कर सकूं। मुझे डर लगता है यार, अपनी राजनीति चलने दो, अपनी नौकरी चलने दो, इस लफड़े में कौन पड़े। ये कर्म है कि आज मैं सफाई कर्मचारी बना हूँ, कलेक्टर नहीं बना, ये मिथ क्रिएट करना। छठा चीज कि मुझे ही कम समझ है कि सब सारा देश गुलाम है, तो मैं कैसे कर ताकतवर रहूंगा, तब उसकी समझ कैसी है। ये 6-7 प्रश्न जो हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। सीधे सीधे बंद कर देना और कोई लॉलीपॉप पकड़ा देना, ये समस्या के समाधान नहीं है। तो समस्या के समाधान पे अगर हम चलें तो पहले तो सबसे पहले इंटर और इंट्रा डिस्कशन जरूरी है। जो पार्टिसिपेंट फायदा ले रहे हैं, क्या वो वाकई में अपने पूरे समाज में फायदा पहुंचा पाए हैं? क्या जो एक्सपेक्टेड था कि ये ट्रिकल डाउन होगा एडवांटेजेस, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि एक बाप के 4 लड़के हैं, एक कलेक्टर बन गया, तीनों ने उसको पढ़ने का पैसा दिया और बाद में जो कलेक्टर के बच्चे हैं वो अपनी बुआ को सब्जी बेचते हुए देख के मुंह से फोड़े और परिवार में डिवीजन आ जाए। तो एक बच्चा बन गया और 3 बच्चे पीछे हो गए, और जो ट्रिकल डाउन होना था वो हुआ नहीं। और यहाँ उन्होंने कहा यार ये सब पिछड़े हैं, और अपने आबो हवा और अपने रहन सहन बदल के आप दूसरे तरह से हो गए। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि एक हॉस्टल में पिछड़े और अगड़े रहें और लोग उनको कहें तुम अलग से बैठो जी, तुम रिजर्वेशन लेने वाले हो, तो ये फर्दर डिवाइड तो नहीं किया सोसाइटी में। तो पहले इंटर डिस्कशन जरूरी है कि फायदा हमारे समाज को पहुंचा कि नहीं, या हम में से 2-4 लोग लेके और वही लिए जा रहे हैं। इंट्रा इसलिए क्या गलती हो रही है आज भी कि हम एक पूरे राष्ट्र की तरह नहीं उभर पा रहे हैं। क्या रिजर्वेशन इसमें बाधा तो नहीं है? इसलिए इंटर डिस्कशन, इस डिस्कशन से समाधान निकल के आएंगे। हो सकता है कल के दिन इस डिस्कशन से आए कि सारी शिक्षा आप फ्री करो, और जो पढ़ने लायक बच्चा टेस्ट में आए उस प्रवेश के टेस्ट से, अगर दिल्ली में हो रहा है, जिसने कंप्यूटर देखा तो कंप्यूटर का टेस्ट, जिसने गिल्ली डंडा देखा, कंचे देखे, नदी देखी, उसका उस हिसाब से। तो IQ, EQ और स्पिरिचुअल टेस्ट, तीनों टेस्ट, इमोशनल क्वेश्चन, तीनों लेके आप उसके हिसाब से, अगर वो सामर्थ्यवान है तो शिक्षा फ्री दो और उसके हिसाब से दो। ऐसा नहीं कि सबसे अच्छा बच्चा IIT में जाएगा। तब सरकार का 10% बजट शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो। अगर वह पढ़ने लायक नहीं है और आप बाप के काम में हाथ बटाना चाहते हैं तो उसको बाल श्रम न माना जाए, तो बाल श्रम के कानूनों में तब्दीली। पढ़ने की बेसिक शिक्षा जरूरी नहीं है कि 10 साल का बच्चा जाना है तो जरूरी है उसको पढ़ना। किसी भी समय प्राथमिक शिक्षा के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए 5 साल से 75 साल की आदमियों के लिए, जब वो सीखना चाहे। तो कंपलसरी एजुकेशन प्रावधान हटाना होगा। एक कमरे में सर्व शिक्षा अभियान का जो मजाक है कि उसी में कक्षा 1 का पर्दा, उसी में 5वीं का पर्दा है और मास्टर जी को पता नहीं क्या है, वह मजाक बंद करना होगा। फिर जब शिक्षा पूरी फ्री हो, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, तब विदेशियों के लिए भी उसी तरह की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। लोग शिक्षा पाने के बाद गुरुकुल में, स्कूल में, कॉलेज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, दैट इज सेपरेट इश्यू, कि हमने पढ़ा और मैं रीपे करना चाहता हूँ, आज में नौकरी लग गई। तो दूसरी चीज़ ही। तीसरी चीज़, मेरे खाने की व्यवस्था मेरे आसपास फ्री होनी चाहिए, राशन आसन। तब मंदिर आस्था के केंद्र, मस्जिद आस्था के केंद्र डेवलप होंगे। फिर जो अनटचेबिलिटी है, अगर कहीं है, फोर्स एंड समझाइश दोनों तरह से खत्म होनी चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक रीजन है कि डॉक्टर को 1000 रुपये भी फीस मिलेगी, लेकिन गेहूं का बोरा 1500 पे मिलेगा। कंट्रोल उस पर आएगा। महंगाई का शोर, डॉक्टर की फीस, CA की फीस, वकील की फीस कभी नहीं आएगी। तो जो महंगाई के पैमाने हैं ये बदलने हैं। 75% जनता इसलिए गरीब है कि उनके प्रोड्यूस का भुगतान
कंट्रोल्ड है, वह भी मुनाफे के 20% के हिसाब से अगर कोई लागत है तो उतना मिलना चाहिए। तब अगर खाद्यान्न पे डेली बेसिस चीज़ें 20% के मुनाफे पे या 30% के मुनाफे पे मिलेंगे तो 75% जनता गरीब नहीं रहे जो आज है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी की पूरी रिवर्सल नहीं तो संशोधन तो मांगती ही है। इतना करेंगे और डिस्कशन करेंगे तो जो हम कह रहे हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा अच्छे समाधान निकल के आएंगे, क्योंकि इस देश में और दुनिया में इंटेलिजेंसिया की कमी नहीं है, कैटलिस्ट की कमी हो सकती है। शुरुआत कौन करे, ये डर हो सकता है। भगवान की दिशा से हमको ये डर नहीं है कि रिजर्वेशन करने से हम राजनीति में कुछ कर पाएंगे या नहीं। अगर हम राजनीति में उतर रहे हैं तो देश के समग्र विकास के लिए उतर रहे हैं। राजनीति नहीं हो हमको इसकी परवाह नहीं, लेकिन हो तो ढंग से हो, आदमी खुश रहे, ये देश खुश रहे और दूसरों के सामने उदाहरण में, और दूसरे देशों को भी कुछ चाहिए तो देने में हमें कोई कोताही नहीं समझ, ना इस देश को कभी रही है, ना उसने पेटेंट की बात कही है, ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कही है, चाहे वह योगा हो, तंत्र हो और दूसरी साधनाएं हो, दूसरा आयुर्वेद का ज्ञान हो, कभी पेटेंट की बात नहीं है। संगीत हो, जो भी चीज़ें हैं वो फ्रीली अवेलेबल दूसरों के लिए, तो ये चर्चा जरूरी है।